हेलो बच्चों, आज हम आपका लास्ट चैप्टर पार्टनरशिप का शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। कितने अच्छे दिन थे जब हमने शुरू किया था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर को हमने लेके आए थे अपने पास, हमने मिलके काम किया। उसके बाद एक पार्टनर कहता है अब मेरी एज हो रही है या अब मैं आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहता, वो रिटायर हो गया, हमने उसको पैसे दे दिए, भेज दिया। गॉड फॉरबिड किसी पार्टनर की डेथ हो गई, वहाँ हमने डेथ ऑफ अ पार्टनर समझा, राइट। अब बच गए यार रिमेनिंग पार्टनर्स। अब क्या करना है? अब रिमेनिंग पार्टनर्स बच गए। अब पार्टनर्स का मन नहीं है सपोज काम करने का, वो फर्म को कंटिन्यू नहीं करना चाहते, या उन्होंने एक प्रोजेक्ट के लिए ये पार्टनरशिप शुरू करी थी कि भाई ये प्रोजेक्ट जब तक चलेगा तब तक हम पार्टनर्स रहेंगे, उसके बाद हम पार्टनरशिप को बंद कर देंगे, या टाइम पीरियड ओवर हो गया। 5 साल के लिए पार्टनरशिप करी थी, 5 साल पूरे हो गए, पार्टनर्स अपने अपने पैसे लेके घर चले गए। और पार्टनरशिप फर्म किस पे चल रही है? लॉस पे चल रही है। चांसेस ही नहीं है भाई, चांसेस ही नहीं है कि फर्म प्रॉफिट अर्न कर सके। तो इससे अच्छा है ना बंद कर दो, कहानी खत्म करो, एसेट्स को रियलाइज कराओ, बेच दो, लायबिलिटीज को पे करो, अपने अपने जो पैसे बनते हैं लेके घर चले जाते हैं। तो कोर्ट भी इंटरवीन करती है, कोर्ट भी आती है वो कहती है कि फर्म को डिसॉल्व कर दो। तो मतलब क्या है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का? मतलब क्या है कि जब हम अपने बिजनेस को ही खत्म कर रहे हैं, उसकी आइडेंटिटी ही खत्म कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू डिसकंटिन्यू द रिलेशनशिप। पार्टनर्स ABC 3 पार्टनर्स बड़े अच्छे फ्रेंड थे, बहुत अच्छी दोस्ती थी। अब वो कहते नहीं, अब हम दोस्ती को कंटिन्यू नहीं करना चाहते, लड़ाई हो गई पार्टनर्स के बीच में, या फर्म लॉस पे जा रही है, या जो मैंने आपसे पॉइंट्स डिस्कस किए, तो उससे क्या है वो अपनी फर्म को ही बंद करना चाहते, कहते कोई इकोनॉमिक रिलेशन ही नहीं रखना, हम तुम्हें जानते ही नहीं, तो एक काम करो फर्म को करो बंद और अपने अपने पैसे लेके लायबिलिटीज पहले लायबिलिटीज पे करो। क्यों? क्योंकि पहले बाहर वालों के पैसे देने हैं ना, पहले बाहर वालों के पैसे दो, एक्सटर्नल लायबिलिटीज, फिर अपने पैसे लो, ठीक है। तो वो क्या है आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आपके एग्जाम में बच्चों कभी कभार ये भी आता है डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जो अभी हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। सो हमें मतलब समझ आया कि हम फर्म को डिसॉल्व करने वाले हैं, फर्म को खत्म करने वाले हैं, कुछ काम नहीं करेंगे अब हम इसके बाद, हम एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते, हम कहानी खत्म कर देंगे यहीं पर। अब आप कहेंगे सर जब कंपनी अकाउंट्स आएगा तो क्या होता है? जब कंपनी बंद होती है उसे कहते हैं वाइंडिंग अप, याद रखना अपनी नॉलेज के लिए। अब मोड्स क्या है, तरीके क्या है डिसोल्यूशन के, इसको करने से पहले एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात करते हैं। जब आपके पास पार्टनर आता था आप बड़े खुश होते थे, आप अपने एसेट्स को क्या करते थे? रिवैल्यू, लायबिलिटीज को रीअसेस करते थे। जब वो पार्टनर रिटायर होता था कोई भी उसमें से, तो आप क्या करते थे? फिर दोबारा से रिवैल्यूएशन करते थे एसेट्स का, लायबिलिटीज का रीअसेसमेंट, दोबारा से देखते थे कि रिटायरमेंट की डेट पे हमें क्या एसेट्स की वैल्यू है। डेथ में भी आप ऐसे ही करते थे। तो वहां क्या बनाते थे? रिवैल्यूएशन अकाउंट्स, क्योंकि वहां बिजनेस चल रहा है। यहां पर तो आप बिजनेस ही बंद कर रहे हो, अब तो आप आइडेंटिटी खत्म कर रहे हो। तो जब आप आइडेंटिटी खत्म कर रहे हो, याद रखना सबसे मेन अकाउंट यहां कौन सा बनेगा? यहां सबसे मेन अकाउंट बनेगा बच्चों रियलाइजेशन अकाउंट। कौन सा बनेगा? रियलाइजेशन अकाउंट। सो रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा जहां हम एसेट्स को सेल करेंगे, लायबिलिटीज को पे ऑफ करेंगे। रिवैल्यूएशन तो करना ही नहीं ना, क्योंकि फॉर्म ही बंद हो रही है, कहानी खत्म। जब कहानी खत्म, दी एंड हो गया, तो कौन रिवैल्यू, कौन पार्टनर, ठीक है। सो रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे जो हम डिटेल में बात करेंगे। और अकाउंट्स अभी मैं आपको बताता हूं। मोड्स क्या है, किस किस तरीके से ये थ्योरी में आपको मिलता है फर्म डिसॉल्व हो सकती है। म्यूचुअल एग्रीमेंट, हमने आपस में डिसाइड कर लिया, एग्री कर लिया कि अब ऑनवर्ड्स हम अपनी पार्टनरशिप को कंटिन्यू नहीं करेंगे, फर्म बंद, ताला लगाया, थैंक यू, लायबिलिटी पे ऑफ करो, एसेट्स बेचो, अपने अपने पैसे लेके घर चले जाओ। कंपल्सरी डिसोल्यूशन, 3 पार्टनर्स हैं ABC,
तीनों इंसॉल्वेंट हो गए या ए और बी इंसॉल्वेंट हो गए। इंसॉल्वेंट आपको पता है जो अपनी लायबिलिटीज को पे ऑफ नहीं कर पाता, हिंदी में कहते हैं आप दिवालिया या बैंकक्रप्ट। और बैंक्स में क्या कहते हैं आपको पता है, एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो पार्टनरशिप में सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, वो दिवालिया हो गया, अब कौन करेगा इनके साथ काम? या 3 में से 2 इंसॉल्वेंट हो गया, अब अकेला बंदा थोड़ी कोई काम करेगा, वो थोड़ी फर्म को चलाता रहेगा, है ना, क्योंकि अकेला हो गया तो पार्टनरशिप तो हुई नहीं। तो इंसॉल्वेंसी या बिजनेस अनलॉफुल हो गया, आप कोई काम कर रहे थे जो गवर्नमेंट ने अब डिक्लेयर कर दिया कि अब ये आप एक्टिविटी नहीं करेंगे। जैसे आप सपोज किसी कंट्री को एक्सपोर्ट कर रहे थे, अब गवर्नमेंट ने रूल लिया है कि अब इस कंट्री को एक्सपोर्ट नहीं करना, दैट बिजनेस बिकम्स अनलॉफुली इलीगल, कहानी खत्म। और पार्टनर फर्म को नोटिस दे सकता है, कब दे सकता है? जब पार्टनरशिप इज एट विल। एट विल मतलब जब भी किसी पार्टनर का मन करेगा वो फर्म को नोटिस देगा कि भैया अब से हम काम नहीं करेंगे, कहानी खत्म, ये लो नोटिस, क्लोज द बिजनेस, थैंक यू सो मच। तो म्यूचुअल एग्रीमेंट मिलके सबका एट विल, अपनी मर्जी से एक पार्टनर ने बोल दिया, एबीसी 3 पार्टनर्स, सी ने कहा भैया मेरा मन नहीं है, मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहता, कहानी खत्म करो, फर्म को डिसॉल्व करो, मेरे पैसे दो, रिलाइजेशन अकाउंट बनाओ, ओवर करो। और ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, किसी पार्टनर की डेथ हो गई, डेथ पे हमने कहा कि फर्म डिसॉल्व होगी, फर्म कंटिन्यू नहीं होगी, रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, जो आपने पीछे पढ़ा था कि अगर डेथ के बाद रिमेनिंग पार्टनर्स फर्म को कंटिन्यू करते तो रिकॉन्स्टिट्यूशन होता, रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, फर्म बंद हो गई। टाइम पीरियड ओवर, 5 साल के लिए पार्टनरशिप थी, 6 साल के लिए थी, टाइम खत्म, ओवर। प्रोजेक्ट ओवर, जिस काम के लिए हमने वो पार्टनरशिप स्टार्ट करी थी, मैंने आपको पहले बताया, काम खत्म हो गया, सबने अपने प्रॉफिट्स लिए, चले, एसेट्स को बेचा, लायबिलिटीज पे ऑफ करी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। कोर्ट कब आती है? जब पार्टनर क्या बन जाता है? अनसाउंड। जब पार्टनर अनसाउंड मतलब उसकी सोचने की कैपेसिटी कम हो जाती है, या बिल्कुल वो सोचने की पावर उसकी लॉस्ट हो जाती है, या ही इज नॉट एबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज, सपोज उसका कोई एक्सीडेंट हो गया, अब वो फिजिकली फिट नहीं है, या उसके बाद बिजनेस इज कैरिड आउट ओनली एट अ लॉस, प्रॉफिट हो ही नहीं सकता। पार्टनर्स को पता है भाई फर्म अब लॉस में जा रही है, कोर्ट कहेगी लो जी ताला लगाओ, सब काम खत्म करो और घर जाओ। एक और, कोई भी पार्टनर मिसकंडक्ट, गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, गलत व्यवहार, उसने कुछ ऐसी एक्टिविटी कर दी जो एज पर लॉ मिसकंडक्ट उसके बिहेवियर से एक्सपेक्टेड नहीं थी, तो कोर्ट भी उसको क्या कर सकती है? डिसॉल्व। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? ये हो गए आपके मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन, याद रखिएगा, म्यूचुअल एग्रीमेंट, कंपल्सरी डिसोल्यूशन, इंसॉल्वेंसी या अनलॉफुल हो जाए बिजनेस, नोटिस एट विल, हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, कोई भी इवेंट हो गया, और डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। तो ये आपका पहला पॉइंट हुआ। अब हम बात करेंगे विद रिगार्ड टू अ डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जिसको हम बोलेंगे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। आइए वो मैं आपको बेसिस लेके स्टार्ट करता हूं। अब हम क्या डिस्कस करने लगे? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म वर्सेस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। बच्चों जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो मोस्टली बच्चों को लगता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप सेम है। नहीं, ध्यान रखिएगा, नहीं, ये दोनों सेम नहीं है। जब हम डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की बात करते हैं तो मीनिंग, सबसे पहले मीनिंग क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मीनिंग है कहानी खत्म, दी एंड, बिजनेस बंद, बिजनेस रिलेशनशिप खत्म। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब बिजनेस बंद नहीं हुआ, रिलेशनशिप चेंज हो रही है, एडमिशन है, रिटायरमेंट है, ठीक है, तो यहां पर कहानी खत्म, यहां पे कहानी है, अभी जीवित है, अभी चल रही है। कोर्ट्स इंटरवेंशन, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म जो है वो वॉलंटरी भी हो सकती है और कोर्ट के थ्रू भी हो सकती है, जो मैंने आपको बताया। कोर्ट इंटरवीन मतलब दखल अंदाजी, इंटरफेयर कर सकती है। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ आपकी पार्टनरशिप इज ऑलवेज वॉलंटरी, अपनी मर्जी से। बिजनेस कॉन्टिन्यूएशन, पहले ही आपको बताया, जब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो गई, दी एंड हो गया, तो यहां तो बिजनेस कंटिन्यू होगा ही नहीं। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बिजनेस रहेगा, बिजनेस कंटिन्यू होगा।
अब जब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में बिजनेस ही कंटिन्यू होगा तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का क्या करेंगे? बुक्स ऑफ अकाउंट्स की तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करेंगे। मैंने आपको भी बताया था, क्या बताया था? कौन सा अकाउंट बनाएंगे? रिवैल्यूएशन नहीं, रियलाइजेशन। एसेट्स को सेल ऑफ करेंगे, डिस्पोज ऑफ करेंगे और लायबिलिटीज को सेटल करेंगे। ठीक है, लेकिन यहां पर तो कंटिन्यू हो रहा है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स यहां क्लोज नहीं होंगी। एसेट्स एंड लायबिलिटीज, फिर वही बात, जब आपने पिक्चर का डी एंड कर दिया, मूवी क्लोज ही कर दी, एसेट्स बेच दो, लायबिलिटीज सेटल कर दो, कुछ बचे तो फर्म के डिसोल्यूशन पे ले जाओ एज अ पार्टनर, नहीं बचे तो अपने पास से क्रेडिटर्स को दो। भाई बाहर वालों को तो पे करोगे ही, क्यों बोलो? बाहर वालों को पे नहीं करोगे, आपको पता है आप पहले एक्सटर्नल लायबिलिटी पे करोगे, फिर अगर कुछ बचेगा तो लोगे ना। लेकिन यहां पर एसेट्स एंड लायबिलिटीज आपके एज इट इज, आप एसेट्स को रिवैल्यू करेंगे और लायबिलिटी को रीअसेस। इकोनॉमिक रिलेशनशिप, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में ABC तीनों पार्टनर, फर्म डिसॉल्व, कोई किसी को नहीं पहचानेगा, कहानी खत्म, सब अननोन हो जाएंगे एक दूसरे के लिए। लेकिन यहां पर इकोनॉमिक रिलेशनशिप चलेगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इफेक्ट, ध्यान से सुनिएगा। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मींस कहानी खत्म, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मींस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप नॉट नेसेसरली मींस डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो ये मैक्रो है, मैक्रो मतलब इसमें ये इंक्लूडेड है, लेकिन जरूरी नहीं है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में डिसोल्यूशन ऑफ फर्म भी इंक्लूडेड हो। तो बच्चों इस डिफरेंस को ध्यान से रखिएगा, यहां तक आपकी बात आती है। अब मैं पहले आपको थोड़ा सा बताता हूं आगे का, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। पहले आप सुन लीजिए, फिर हम अकाउंट्स को बोर्ड पे डिस्कस करेंगे। अब एडमिशन होता था, बड़ी खुशी होती थी, हम एसेट्स को रिवैल्यू करते थे, पुराने रिजर्व्स ओल्ड पार्टनर्स को दे देते थे। वो जो गुडविल लाता था हमारे लिए न्यू पार्टनर, उसको हम कौन से रेशियो में बांटते थे? सेक्रीफाइसिंग में, क्योंकि हम अपना सेक्रीफाइस कर रहे हैं। रिटायरमेंट में गेनिंग रेशियो करते थे, डेथ में गेनिंग रेशियो करते थे, क्योंकि पार्टनर जा रहा है, या तो जा रहा है या वो उसकी डेथ हो गई। लेकिन यहां क्या होगा? यहां सबसे पहले आप बनाओगे कौन सा? रियलाइजेशन अकाउंट्स। रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे, क्या करोगे? रियलाइजेशन अकाउंट में सारे एसेट्स लायबिलिटीज ट्रांसफर कर दोगे, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे। ठीक है, कुछ एसेट्स लायबिलिटीज का ट्रीटमेंट सेपरेट होगा, वो हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे को क्या क्या बनाना है? हमें कहानी खत्म करनी है। उस कहानी को खत्म करने के लिए सबसे पहला आएगा रियलाइजेशन अकाउंट। इस अकाउंट में एसेट डालो, लायबिलिटी डालो, बेचो, पेमेंट करो क्रेडिटर्स को, बच जाए तो बांट लो पार्टनर्स में, ऑल पार्टनर्स में, उनके रेशियो में। ना बटे तो क्या होगा? प्रॉफिट नहीं बटा तो क्या होगा? लॉस बटेगा, लॉस चला जाएगा। फिर क्या बनाओगे? लोन बाय अ पार्टनर, लोन बाय अ पार्टनर टू अ फर्म, टू द फर्म। पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है, हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब पार्टनर कहेगा भाई मेरे पैसे दो वापस। इसका उल्टा, फर्म हैज गिवन लोन टू अ पार्टनर, फर्म गिवन लोन, फर्म गिवन लोन टू अ पार्टनर। तो जब लोन बाय अ पार्टनर, जब पार्टनर ने फर्म को लोन दिया तो लिखेंगे लोन फ्रॉम पार्टनर अकाउंट, और जब फर्म ने पार्टनर को लोन दिए तो लिखेंगे लोन टू पार्टनर अकाउंट। ठीक है, तो यहां क्या लिखेंगे? लोन बाय पार्टनर, ए होगा तो ए का नाम आ जाएगा, बी हो तो बी का नाम आ जाएगा, एंड सो, और इधर आ जाएगा लोन टू पार्टनर, ये अकाउंट बन जाएगा। और अब इनका हिसाब किताब करना है। हिसाब किताब करने के लिए क्या खोलेंगे, क्या ओपन करेंगे? कैपिटल अकाउंट्स। तो चौथा खुलेगा कैपिटल अकाउंट। आइए, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फाइनली
जब आप कैपिटल अकाउंट बना लोगे तो आपको पता चल जाएगा, आपके केस में क्या होगा जनरली कि पार्टनर्स को हमने कितना पैसा देना है एट द एंड। एसेट बेच दिए, लायबिलिटी सेटल कर दी, सारे खर्चे कर दिए, पार्टनर को जो लोन दे रखा था उससे पैसा ले लिया, पार्टनर से जो हमने लोन लिया था उसको उसका पैसा दे दिया, तो जो हमने लोन लिया हुआ था हमने उसका पैसा दे दिया, जो हमने उसको लोन दिया था हमने उससे पैसा ले लिया। ठीक है, कैपिटल अकाउंट से फाइनल फिगर आ गई। अब लास्ट में क्या बनेगा, बैंक अकाउंट। तो लास्ट में आ गया आपका बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, जनरली आपको बैंक अकाउंट मिलेगा। तो जो मेन 5 अकाउंट्स बनेंगे एक बार फिर देख लेते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि फर्म बंद हो रही है। लोन बाय अ पार्टनर, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है। फर्म गिवन लोन टू अ पार्टनर, लोन टू पार्टनर। कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, क्या निकालने के लिए, क्या पार्टनर्स को देना है या पार्टनर से पैसा लेना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बैंक अकाउंट। अच्छा सुनो बच्चों, जब आप बैंक अकाउंट बनाओगे तो बैंक अकाउंट का जो फाइनल आंसर बचेगा वो आपका पार्टनर्स की पेमेंट बचेगी जनरली। तो इसका मतलब जो बैंक का आपका बैलेंस बचेगा वो कैरी डाउन मत लिख देना, बाय बैलेंस कैरी डाउन मत लिखना। जो पैसा होगा वो पार्टनर्स को वापस हो जाएगा। क्यों, फर्म डिसॉल्व हो गई, दी एंड हो गया। आइए हम कंटिन्यू करते हैं इससे आगे। सो बच्चों, सबसे पहले कहानी शुरू होती है, कहानी खत्म करने के लिए सबसे पहले आया रियलाइजेशन अकाउंट। आपके पास जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो क्या होगा, ध्यान से सुनिए। आपके पास बैलेंस शीट होगी और बैलेंस शीट के नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स होंगी और वो कहेगा प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स, नेसेसरी लेजर अकाउंट्स। सो पहले हम लेजर अकाउंट देखते हैं, उसके बाद जहां जहां जनरल एंट्री की रिक्वायरमेंट आएगी वो हम बात करेंगे। अब आपके पास बैलेंस शीट दी होगी और बैलेंस शीट की आपको पता है एसेट एंड लायबिलिटी साइड होती है। हम एसेट साइड से शुरू करते हैं। बच्चों, एसेट साइड में आपके जो भी एसेट्स हैं, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, ट्रांसफर करिए। मैं स्टॉक पे रुक गया हूं अभी, क्यों रुका हूं उसका रीजन बताता हूं। आपने क्या करना है, आपके पास जो बैलेंस शीट होगी उसकी एसेट साइड से एसेट्स को कहां लेके आना है, यहां। सो लैंड एंड बिल्डिंग आ गया, प्लांट एंड मशीनरी आ गया, फर्नीचर आ गया, स्टॉक आ गया। मैं डेटर्स पे क्यों रुका, क्योंकि क्वेश्चन में जो आपको बैलेंस शीट दी होगी वहां पर 2 तरीके से आपके पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो सकता है या बैड डेट्स रिजर्व हो सकता है। तो क्या करना है, सपोज मैं आपको कहता हूं आपके डेटर्स हैं 1 लाख के और रिजर्व है 5000 का। अब ये जो 5000 का रिजर्व है ये एसेट साइड में, बैलेंस शीट की एसेट साइड में यहां पर आपके पास डेटर्स में से प्रोविजन माइनस होके भी हो सकता है, या वो आपका लायबिलिटी साइड में बैड डेट्स रिजर्व के नाम से भी हो सकता है, लायबिलिटीज एंड एसेट्स। सो ध्यान रखिएगा, जब आपके पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो या बैड डेट्स रिजर्व हो, डेटर्स अपनी ग्रॉस वैल्यू पे आएंगे। डेटर्स में से प्रोविजन को माइनस मत करके दिखाइएगा, बट क्या करिएगा, आप उस प्रोविजन को लेके जाएंगे यहां, प्रोविजन लिखा जाएगा यहां। एसेट्स जो डेटर्स हैं वो जाएंगे रिलेशन के डेबिट साइड में और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है बच्चों वो जाएगा आपके क्रेडिट साइड में। पहला पॉइंट याद रखिएगा। उसके बाद कोई गुडविल है वो भी आपने ट्रांसफर कर दी। इन्वेस्टमेंट्स, अब मैं फिर रुका इन्वेस्टमेंट्स पे। क्यों रुका, क्योंकि आपको पता है आपने एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में पढ़ा है, जब आपकी इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू बदलती है, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर रिलाय पूरी तरह नहीं कर सकते, तो आपने उसके लिए रिजर्व बना के रखा था। तो जो आपने IFR बनाया है कॉरेस्पॉन्डिंग, वो बच्चों आपका कहाँ आएगा, ऑन द क्रेडिट साइड। तो जिसके लिए आपका रिजर्व बना हुआ है, जैसे डेटर्स के लिए प्रोविजन बना था वो इस साइड आया, इसका इस साइड आया इन्वेस्टमेंट्स का रिजर्व,
ऐसे चलेंगे। आप कहेंगे सर बात तो वही आएगी, माइनस करके दिखाओ या इधर दिखाओ, एंड में रिजल्ट तो सेम ही नहीं। हाँ, एंड में रिजल्ट तो सेम ही आना है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, बट प्रेजेंटेशन मैटर्स। आपको उसको दिखाना कैसे है, द फॉर्मेट इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, आप कहेंगे सर यहां तक तो बड़ा अच्छा लगा, समझ आ गई बात, लेकिन अब बताओ कि जो एसेट्स में साइड में बैलेंस शीट की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दिया है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिए है, पुराने लॉसेस दिए, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दिया है, क्या उसको भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे? नहीं सर, आप लॉस को थोड़ी रियलाइज कर सकते हो, वो तो आपका लॉस है। जो आपका P&L का डेबिट बैलेंस है, एसेट साइड में बैलेंस, वो तो लॉस है। और जो आपका एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है वो तो लॉस है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो आपका एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड था वो आपका एक तरह से लॉस है, जो आपने अभी राइट ऑफ अपने प्रॉफिट से खत्म नहीं किया है। तो क्या करोगे? याद करो, एडमिशन रिटायरमेंट में भी तो करते थे, पार्टनर्स को इससे नुकसान हो रहा है तो इसके लिए जर्नल एंट्री पास कर देना, इसको ट्रांसफर यहां नहीं करना। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, आपका जो P&L का डेबिट बैलेंस उसको यहाँ ट्रांसफर नहीं करना, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस उसको यहाँ ट्रांसफर नहीं करना, उसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे? उसको हम ट्रांसफर करेंगे जर्नल एंट्री के थ्रू। जर्नल एंट्री होगी आपकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टू आपका एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। तो वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में आएंगे, याद रखिएगा, क्योंकि वो रियलाइज थोड़ी होंगे दोस्त, वो तो नुकसान है, वो खर्चा है। तो ये आपकी एसेट साइड होगी। और मैंने आपको अभी पहले ही बताया था, आपको बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट बनाना है तो उसको यहाँ पर ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो 3 बातें निकल के आई। मेन वो एसेट्स ट्रांसफर करने हैं जिनका कोई रिजर्व नहीं है, वो यहाँ आएंगे, ठीक है। जिनका रिजर्व है वो भी यहाँ आएंगे, बट उनका कॉरस्पॉन्डिंग रिजर्व ऑन दी क्रेडिट साइड। और तीसरा, बैंक और कैश अकाउंट को ट्रांसफर नहीं करेंगे, वो सेपरेटली बनेगा। ये हो गई आपकी एसेट साइड। इसके बाद हम आते हैं लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड में आपकी 2 तरह की लायबिलिटीज होती हैं, हमने क्लास 11th में पढ़ा था। क्लास 11 में पढ़ा था 2 तरह की लायबिलिटी होती हैं, इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी। आप कहेंगे सर एक्सटर्नल लायबिलिटी तो समझ आती है, क्रेडिटर्स हैं, बैंक लोन है। हाँ, इंटरनल लायबिलिटी क्या है? बच्चे याद करो, हमने वहाँ एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, बिजनेस एंटिटी। और बिजनेस एंटिटी क्या कहता था? बिजनेस एंड ओनर दोनों अलग अलग हैं, दोनों में कोई रिश्तेदारी नहीं है। तो जो ओनर ने, प्रोप्राइटर ने पैसा लगा रखा है, पार्टनर ने पैसा लगा रखा है एज कैपिटल, वो बिजनेस की इंटरनल लायबिलिटी है। तो आप क्या करोगे? वो जो इंटरनल लायबिलिटी है कैपिटल, उसके लिए कैपिटल अकाउंट खोल दोगे, सीधा उसको बैलेंस शीट से कहाँ लेके जाओगे? कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर उनका क्रेडिट बैलेंस है तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और अगर डेबिट बैलेंस है तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जैसे आप एडमिशन रिटायरमेंट में करते थे। अब आ गए क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक लोन। अब यहां पर आपको और क्या नजर आएगा लोन से रिलेटेड? किसी पार्टनर की वाइफ ने लोन दिया हुआ है फर्म को और पार्टनर ने भी लोन दिया हुआ है। जैसे मैं कहता हूं 2 पार्टनर्स हैं ए एंड बी। ए ने लोन दिया है फर्म को, लोन टू फर्म, एंड बीज वाइफ गिवन लोन टू फर्म, गिवन लोन टू फर्म, ठीक है। दोनों का नेचर अलग है, दोनों का नेचर अलग है। क्यों? ये जो वाइफ का लोन है, पार्टनर की वाइफ ने जो लोन लिया, इट्स एन आउटसाइडर काइंड ऑफ अ लोन, और वो ट्रांसफर होगा कहाँ? रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में। दोबारा फिर सुन लीजिए, पार्टनर्स वाइफ लोन विल बी जस्ट ट्रीटेड लाइक, कैसे ट्रीट करेंगे? जस्ट लाइक अ बैंक लोन। जैसे बैंक लोन आपने यहाँ ट्रांसफर किया वैसे ही आप पार्टनर की वाइफ का लोन ट्रांसफर करेंगे। और जो पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है उसके लिए मैंने आपको बताया था, आप उसका अकाउंट बनाएंगे लोन फ्रॉम
हमारे यहाँ पे कौन है, ए ने दिया है, लोन फ्रॉम ए। इज दिस क्लियर? तो इन दो लोन्स का याद रखिएगा, जब पार्टनर की वाइफ का लोन होगा विल बी ट्रीटेड एज द सेम आउटसाइड एज बैंक लोन की तरह, और जब पार्टनर ने लोन दे रखा है उसको रिलायंस में ट्रांसफर नहीं करना, उसके लिए अलग से अकाउंट बनाना, राइट। आगे आते हैं, तो हमने यहां तक कंप्लीट कर लिया। अब क्या करेंगे, अब आप एसेट्स को सेल ऑफ करेंगे। जब आप एसेट्स को सेल ऑफ करेंगे तो मेरी बात फिर सुन लीजिए, अब सारी एंट्रीज, सारी जनरल एंट्रीज, सारी चीज इस अकाउंट के थ्रू चलेंगी। कौन से? रियलाइजेशन अकाउंट। जैसे मैं बहुत सिंपल सी बात करता हूं, आप जनरली जब कोई मशीनरी बेचते हैं, तो क्या करते हैं, बैंक और कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। लेकिन अब बैंक और कैश अकाउंट तो आएगा क्योंकि पैसा आ रहा है डेबिट, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट नहीं होगा दोस्त। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मशीनरी कहाँ पड़ी है, मशीनरी तो रियलाइजेशन अकाउंट में पड़ी है। तो जब एसेट्स रियलाइज होंगे आप एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सारी चीज अब रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू चलेगी। यहां पर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट और बतानी है, अभी मैंने आपको 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है? व्हाट इज द नेचर ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट? वो मैं अभी आपको बताता हूं एंड में। क्या ये रियल है, क्या ये नॉमिनल है, क्या ये पर्सनल है, वो मैं आपको एंड में बताता हूं। सो आपने एसेट्स रियलाइज किए, बाय नेम लिखते जाएंगे, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, स्टॉक वगैरह वगैरह। लेकिन अगर किसी पार्टनर ने कोई एसेट ले लिया डिसोल्यूशन, पार्टनर कहता है यार मेरे को दे दो एसेट, बेचो मत, बिकेगा है नहीं, मैं इतनी वैल्यू पे इसको ले लेता हूं, ले ले भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 11th में पढ़ा था, डेबिट द रिसीवर, है ना, डेबिट द रिसीवर, एक तो वो था। यहाँ पे रिसीवर कौन है? वो पार्टनर। तो एक फंडा तो वहां से आ गया जनरल एंट्री का। और दूसरा, जब आपने बेचा था एसेट को तो आपने एंट्री करी थी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब बैंक को कट कर दो, कौन आ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल। लो, बन गई जनरल एंट्री। बेटा जनरल एंट्री में कुछ नहीं, बस लॉजिक याद रखना। मैं बेचता तो एंट्री होती बैंक अकाउंट टू रियलाइजेशन, लेकिन वो एसेट टेक ओवर कर लिया एक पार्टनर ने। ठीक है भैया, पार्टनर जी आप ले जाओ, तो एंट्री हम बैंक की जगह किसको डेबिट कर देंगे? पार्टनर को। तो पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एसेट टेकन ओवर। यहां तक आ गए। अब इधर एसेट्स रियलाइज किए थे, इधर लायबिलिटीज पे ऑफ करेंगे। अब पे ऑफ करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, जब आप जनरली कोई लायबिलिटी एक्सपेंस पे करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं? सपोज क्रेडिटर्स को पे किया कैश, तो आप क्या एंट्री करते हैं? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। क्रेडिटर्स कहां पड़े हैं? क्रेडिटर्स तो खत्म हो गए, जैसे रियलाइजेशन में आपने ट्रांसफर किया क्रेडिटर्स खत्म हो गए, उनका अकाउंट तो वहां से चला गया, लेकिन पेमेंट तो करनी है। पेमेंट करनी है तो अब एंट्री क्या करोगे? क्रेडिटर्स टू बैंक नहीं, आप एंट्री करोगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, बीइंग क्रेडिटर्स पेड ऑन डिसोल्यूशन। ठीक है। सिमिलरली एक्सपेंस होगा, भाई एक्सपेंस फर्म ने दिया या पार्टनर ने दिया। अब फिर वही नॉर्मल एक्सपेंस करते तो एक्सपेंस टू कैश या बैंक, जब बिजनेस करता है यहां हो जाएगा रियलाइजेशन टू बैंक, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। लेकिन वही अगर पार्टनर ने पे ऑफ किया है तो बैंक की जगह कौन आ जाएगा? बैंक की जगह आ जाएगा आपका पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। तो ध्यान रखिएगा, जब फर्म पे कर रही है तो टू बैंक, और जब पार्टनर पे कर रहा है तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंस। चलिए जी, यहां तक सारी कहानी पूरी होती है, लेकिन अभी 2-3 बातें हैं। ESI, PF जो हम डिस्कस करेंगे। एक और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, याद करो जो आपने एडमिशन के टाइम रिटायरमेंट के में आपके पास पढ़ा होता था कि यार कोई चोट रूट ना लग जाए, वर्कर से लड़ाई ना हो जाए, उसको कोई पेमेंट करनी तो उसका रिजर्व बना के रखते थे, उसको भी डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल अपने नेक्स्ट सेशन में। तो जब नेक्स्ट सेशन आएगा उसमें आपको और चीजें मिलेंगी, अभी हम इसको करते हैं। तो अब सारा करने के बाद लगाइए रफ में टोटल, राइट साइड का टोटल लगाइए। कहां तक ध्यान रखिएगा, कहां तक? यहां तक,
यहां तक क्रेडिट साइड का रूट लगाइए और बेटा यहां तक डेबिट साइड का रूट लगाइए, लगा लिया, ठीक है। अब अगर क्रेडिट साइड बड़ी है तो प्रॉफिट आ जाएगा और क्रेडिट साइड छोटी है तो लॉस आ जाएगा, दोनों में से एक आएगा। प्रॉफिट है तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू दी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और इधर लॉस विल बी ट्रांसफर्ड। तो दो तीन बातें ध्यान रखिएगा, दो तीन बातें क्या ध्यान रखेंगे, डेटर्स के साथ अगर प्रोविजन है, प्रोविजन इधर आएगा, डेटर्स ग्रॉस वैल्यू पाएंगे। इन्वेस्टमेंट्स के साथ अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है तो वो कहाँ आएगा, वो यहां पर आएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अभी हमने डिस्कस करना है, राइट। और अभी हम अनरिकॉर्डेड एसेट्स और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज की बात करेंगे अपने अगले सेशन में। अब आपका ये अकाउंट का नेचर क्या है, इस अकाउंट का नेचर है नॉमिनल नेचर। क्यों, क्योंकि नॉमिनल नेचर से हमारे पास क्या आते हैं, प्रॉफिट्स या लॉसेस, राइट। क्या आते हैं बेटा, प्रॉफिट्स या लॉसेस, क्लियर। तो ये आपका नॉमिनल नेचर है, प्रॉफिट इधर या फिर लॉस इधर, तो ये आपका नॉमिनल नेचर है, याद रखिएगा। रियलाइजेशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, और फिर जब आप एनपीओ में आपने पढ़ा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। सो दिस कंप्लीट्स आवर सेशन फॉर द डे। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स और डिस्कशन करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में कल। थैंक यू।